हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा केस लो है नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन कंस्ट्रक्शन लेबर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आइए हम जानते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। सबसे पहले एक वर्कर जो है वेलफेयर एसोसिएशन है, ठीक है। वो वेलफेयर एसोसिएशन क्या करती है, वो एक रिट डाल देती है अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के सामने। उस रिट में वो क्या कहती है कि जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट है और जो सेस एक्ट है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। दो वो जो बिल है वो पास हो चुका है और वो ऑलरेडी एक्ट बन चुका है, ठीक है। अब एक्ट बन चुका है, उसके बाद का काम क्या है? उसके बाद का काम है जो स्टेट है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, वो इसको इम्प्लीमेंट करे। पर जो एग्जीक्यूशन है उसमें ये जो है वो फेल हो रहा है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो, ठीक है। अब इश्यूज क्या है कि अगर डिले हो जाए इन इम्प्लीमेंटेशन आर ग्राउंड्स फॉर इनवैलिडेटिंग सेस एक्ट एंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट। तो इसमें कंटेंशन क्या देते हैं? सबसे पहले ये वर्कर के वेलफेयर के लिए है, ठीक है। अब वर्कर के वेलफेयर के लिए है, अब वर्कर के वेलफेयर के लिए है तो हमें क्या चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये वर्कर्स हैं इन्हें जो राइट्स दिए गए हैं वो राइट्स जो हैं वो ये एक्ट, ये दोनों एक्ट्स वो राइट्स गारंटी करते हैं, ठीक है। वो राइट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले आ गया आर्टिकल 39 ई। आर्टिकल 39 ई क्या कहता है कि हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स जो है उन्हें अब्यूज ना किया जाए और किसी को भी इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से कि भाई उसके पास पैसे नहीं है, इस वजह से उसे ऐसा काम ना करना पड़े जिसके लिए वो फिट नहीं है, ठीक है। तो इसमें आ गया कि हम किसी की हेल्थ को अब्यूज नहीं करेंगे और ऐसा काम किसी को इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से ना करना पड़े जो उसके लिए फिट नहीं है। फिर 39 एफ क्या कहता है? 39 एफ कहता है कि जो चिल्ड्रन है, ठीक है, उनको हम अपॉर्चुनिटी देंगे। क्या अपॉर्चुनिटी देंगे? कि वो हेल्दी मैनर में डेवलप करें। कैसी कंडीशंस में? फ्रीडम और डिग्निटी की कंडीशंस में। और जो चाइल्डहुड है और यूथ है उसमें कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो और कोई भी अबेंडनमेंट ना हो, ठीक है। तो ये क्या है कि हम इनको क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉयटेशन से बचा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया? आर्टिकल 39 ई, आर्टिकल 39 है। फिर आर्टिकल 15 क्लोज 3। 15 क्लोज 3 क्या कहता है कि दो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, पर कुछ ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जो कि बाय बर्थ होते हैं, जो बायोलॉजिकल होते हैं, जैसे कि मेन एंड वुमेन है वो बायोलॉजिकली डिफरेंट है, ठीक है। तो जो ऐसी डिस्क्रिमिनेशन है इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे? हम स्पेशल लॉज बना सकते हैं फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि वो बायोलॉजिकली ही अलग है, इसको हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानेंगे। फिर आ गया हमारे पास आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 हमें देता है राइट टू, मतलब जो एजुकेशन है उसका राइट ये देता है, ठीक है, कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो चिल्ड्रन को मिले, जो भी टेंडर एज के चिल्ड्रन है, ठीक है। फिर आ गया आर्टिकल 47 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 कहता है, ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो क्या कहता है कि स्टेट को कहता है कि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करे, साथ में न्यूट्रिशन इंप्रूव करे और साथ में हेल्थ इंप्रूव करे। स्टैंडर्ड खाना मतलब न्यूट्रिशन, और साथ में क्या इंप्रूव करे? हेल्थ इंप्रूव करे, ठीक है। और आर्टिकल 21 तो सबका फेवरेट, वही राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी। अब ये सारे राइट्स जो हैं वो वर्कर्स को दिए गए हैं और इन एक्ट का पर्पस क्या है कि वो इन राइट्स को जो है वो इंश्योर करे, उनको गारंटी करे। पर किसी स्टेट ने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का क्या हो गया? वायलेशन हो गया। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर हर ऐसे वर्कर के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन हो ढंग से, उन्हें बेनिफिट मिले गवर्नमेंट स्कीम्स का, ठीक है। तो अब क्या हेल्ड हुआ? अब गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दी कि हम ये जो वर्कर्स हैं जिन पर ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए था पर नहीं हुआ, तो हम इनके लिए क्या क्या करेंगे? इनके लिए गाइडलाइंस दी कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर का क्या पर्पस है कि भाई नोबडी गोज अननोटिस्ड, कि हर किसी को नोटिस किया जाए, हर किसी की जो है वो बात सुनी जाए और हर किसी को वो राइट्स दिए जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता
कि उसके पास इतनी भी कंडीशंस नहीं है कि वो खाना ना खा पाए, पर इन कंडीशंस की वजह से भी उसके ये जो राइट्स हैं वो उसको इंश्योर करे जाए। ये नहीं होगा कि उस कंडीशन की वजह से उसको उसके जो राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है वो ना मिले। नॉट मेनी स्कीम्स बट वन कोड ऑफ ऑल, सबसे बड़ी गाइडलाइन। अभी तक क्या था, हमारे पास ऑलमोस्ट 44 लेबर लॉज थे, ठीक है। अब यार जब 44 लेबर लॉज हैं, अब ऑब्वियस बात है कि एम्बिग्विटी तो होगी कि कौन सा अप्लाई करें, क्या करें क्या करें, तो बहुत सारी स्कीम्स आ जाएंगी, जितनी स्कीम्स उतनी ही कंफ्यूजन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि तुम एक कोड बना दो, ये जो सारे एक्ट्स हैं ना उन सबको कंपाइल करके एक कोड में ले आओ, ठीक है। तो इसीलिए एज अ रिजल्ट ये जो 44 लेबर्स थे इनको हमने कॉडिफाई करा, किसमें, हमने कॉडिफाई करा 4 कोड्स में, ठीक है। अब ये जो 4 कोड है वो बन गए हैं और इनकी इम्प्लीमेंटेशन पे जो है वो काम चल रहा है। और एक और काम करें, अब एक तो इसने दे दिया ग्राउंड लेवल पर कि रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, एक इसने दे दिया सेंट्रल लेवल पर कि भाई हमें कोड दो, अब ये दे रहा है कि स्टेट लेवल पर कि हर स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल डायरेक्शंस दे, जैसे स्टेट की कंडीशंस है, जैसे स्टेट है और जो जो वहां पे वर्कर्स की प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो स्पेशल डायरेक्शंस थे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।